स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अब क्योंकि एग्ज़ाम्स एक सेमेस्टर के ख़त्म हो गए हैं, अब हम नए सेमेस्टर में एंटर कर रहे हैं। तो नए सेमेस्टर में अब हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक है कॉरिलेशन। ये जो बच्चे स्टैट्स पढ़ते हैं, चाहे वो 11th क्लास के हों, चाहे वो बीकॉम सेकेंड ईयर के हों, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हों, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर और एमकॉम स्टूडेंट्स, सबके ही स्टैट्स में कॉरिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कॉरिलेशन बेसिकली होता क्या है और कॉरिलेशन को स्टडी करने के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कि इसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो 11th से पीजी तक कोई भी क्लास क्यों ना हो। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही है। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए। वीडियो को एंड तक यदि आप देखेंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमें देना मत भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉरिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कॉरिलेशन को प्लस रिलेशन, ये मीनिंग ही इसका यहीं से क्लियर हो जाता है। कॉरिलेशन बेसिकली होता क्या है? कोरिलेशन, यानी कि जो यदि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, दोनों का आपस में कैसा संबंध है, इस संबंध को, इस रिलेशन को स्टडी करना ही कॉरिलेशन कहलाता है। अब यदि ज्यादातर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक्स वाई ही गिवन होता है, तो हम उसी एक फंडामेंटल रूल को ही लेकर चलेंगे। अब यदि एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ती है, एक्स की वैल्यू कम होने के साथ साथ वाई की वैल्यू भी कम होती है, तो इसका मतलब क्या है कि x और y में आपस में एक रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम कहते हैं कि एक प्राइस है और एक सप्लाई है। ठीक है, यदि प्राइजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाई मतलब, और यदि प्राइजेस कम होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती है। इन दोनों में क्या है? एक पॉजिटिव रिलेशन है। यदि प्राइजेस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यदि प्राइजेस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम डिमांड एंड प्राइस का। अब यदि प्राइजेस बढ़ते हैं तो हम चीजों की डिमांड कम करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और यदि प्राइजेस कम होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, यानी कि इन दोनों में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। तो अब जब हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को पढ़ते हैं, डिमांड और प्राइस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम एक तरह का रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। और इनकी स्टडी को, इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी रियल लाइफ में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि रेनफॉल आ रहा है तो रेनकोट की डिमांड का बढ़ना, ये भी आपस में एक रिलेशन है कि जैसे जैसे बारिशें होती हैं हम अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो बारिश के होने के साथ किसका संबंध है? रेनकोट और अम्ब्रेलास की डिमांड के बढ़ने का। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी कॉरिलेशन में हम स्टडी करेंगे। तो कॉरिलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कॉरिलेशन एनालिसिस deals with the एसोसिएशन मतलब कि उनके बीच में आपस में किस तरह का रिलेशन है। एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स,
वेरिएबल्स तो आपको पता होंगे स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स का मतलब है कोई भी ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो थी कॉरिलेशन की डेफिनेशन की। कॉरिलेशन एनालिसिस किस चीज में डील करता है कि दो या दो से ज्यादा आपके पास वेरिएबल्स हैं तो उन दोनों की एसोसिएशन, जैसे आपकी और आपके फ्रेंड की एसोसिएशन, यदि आप और आपके फ्रेंड दोनों बहुत मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं तो आपकी एसोसिएशन अच्छी है, और यदि आप दोनों में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप फ्रेंड्स तो हैं लेकिन आपकी एसोसिएशन अच्छी नहीं है। एसोसिएशन मतलब बॉन्डिंग, रिलेशन। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। फिर आता है इसके बाद टॉपिक कि कॉरिलेशन जो है वो कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। सबसे पहला फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन। कॉरिलेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि कॉरिलेशन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। कैसे? जैसे अभी हमने एग्जांपल स्टडी किया था कि प्राइजेस के बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, प्राइजेस के कम होने के साथ क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों यदि प्राइस बढ़ते हैं तो दोनों चीजों की मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कॉरिलेशन। कॉरिलेशन को स्टूडेंट्स हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका नेगेटिव कॉरिलेशन। कि कॉरिलेशन जो आर जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव में क्या कहते हैं कि जब दो वेरिएबल्स हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उल्टी चलती हैं। आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि मुझे घर जाना है, आपका फ्रेंड कहते हैं कि नहीं मुझे क्लास जाना है, वो क्लास जा रहा है आप घर जा रहे हो, दोनों क्या हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। सॉरी ये डिमांड नहीं है, ये सप्लाई है। मैं बोल सप्लाई रख रही हूँ, लिख डिमांड रही हूँ। देखा कैसी कैसी गलतियां टीचर भी करते हैं, आप मत करना, मैं कर सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, आपके पास बोर्ड नहीं होता, आपके पास एग्जाम शीट होती है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सप्लाइड की बात करनी है कि दोनों चीजें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब नेगेटिव में जो डिमांड यहाँ लिखी थी वो यहाँ आएगी कि प्राइस जब बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, ज्यादा कीमतों पर हम कम चीजें खरीदते हैं, और जब सेल बढ़ जाती है तब जब सेल लगती है, सेल का मतलब क्या है? प्राइसेस डाउन चले जाते हैं, फिर हम चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं। तो प्राइस और डिमांड इन दोनों में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है लीनियर एंड कर्वी लीनियर कॉरिलेशन। ये जो मैं आपको टाइप्स करा रही हूँ, ये टाइप्स जो है ना स्मॉल क्वेश्चंस, यानी कि दो दो नंबर के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लीनियर, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, स्टार्टिंग में मैंने बोला एक x और एक y। जब x में होने वाला चेंज और y में होने वाला चेंज कांस्टेंट रहता है, सेम नहीं बोल रही मैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है कांस्टेंट। सेम का मतलब क्या होता है कि x भी 10% बढ़ रहा है, y भी 10% बढ़ रहा है, x 15% बढ़ रहा है, y भी 15% बढ़ रहा है, उसको तो हम कहेंगे सेम। सेम नहीं, मैंने कहा कांस्टेंट, यानी कि x में यदि 10% चेंज है, y में यदि 20% चेंज है, तो हर जब तक हम इसको स्टडी करेंगे ये चेंज का प्रोपोर्शन सेम रहेगा, यानी कि x 10% से बढ़ेगा, y जो है वो 20% से बढ़ेगा, तब हम उसको कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। जब
क्या बोला मैंने? जब दो वेरिएबल्स में होने वाला चेंज कांस्टेंट है, समान है, एक जैसा नहीं, मतलब स्थिर है, ठीक है। और कर्वीलिनियर में क्या है कि x और y में होने वाला चेंज वो वेरिएबल है। कहीं पर x की वैल्यू 10% बढ़ रही है तो y की 50% बढ़ रही है, फिर x 20% से इंक्रीज हो रहा है, y 70% से इंक्रीज हो रहा है, फिर x में 30% चेंज है, y में 5% चेंज है। तो जब दो वेरिएबल्स में होने वाला चेंज अलग अलग रेट से होता है तो उसको कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है। अब थर्ड टाइप है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखो सिंपल जो कोरिलेशन है, सिंपल कोरिलेशन में इन तीनों में डिफरेंस सिर्फ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स का है। सिंपल कोरिलेशन में हम सिर्फ दो वेरिएबल्स x और y की बात करते हैं। x की वैल्यू y पे, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम केवल और केवल दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं उसको सिंपल कोरिलेशन कहा जाता है, डिमांड एंड प्राइसेस, ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स तो दो से ज्यादा हैं जो कि एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, लेकिन हम सिर्फ दो के चेंज को स्टडी करते हैं, तीसरे चौथे पांचवे सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो हमारा गेहूं पैदा होता है, हम सिर्फ उसमें दो चीजों को मानकर चले कि गेहूं की पैदावार जो हमारे खेतों में क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि रेनफॉल सही है तो आउटपुट भी सही है, रेनफॉल कम है तो आउटपुट भी कम है। लेकिन जो हमारी क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं उस पर रेनफॉल के साथ साथ किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? हमने सीड्स कैसे डाले हैं, हमने फर्टिलाइजर्स कौन से यूज किए हैं, हमारे आसपास के एरिया का टेम्परेचर क्या है, इन चीजों के ऊपर भी हमारी क्रॉप की यील्ड जो है ना, यील्ड यानी कि पैदावार, यील्ड डिपेंड करती है। लेकिन हम सिर्फ रेनफॉल और यील्ड इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं और इन वेरिएबल्स को यदि हम कांस्टेंट मानते हैं तो उसको पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है। किसी चीज को इफेक्ट करने वाली वेरिएबल्स दो से ज्यादा है लेकिन हम रिलेशन सिर्फ दो का स्टडी कर रहे हैं, इन सब का रिलेशन स्टडी नहीं करते, तो पार्शियल कोरिलेशन है। उसके बाद फिर है मल्टीपल। मल्टीपल में हम कहते हैं कि किसी भी चीज की जो आपकी एक वेरिएबल है उसको इफेक्ट करने वाली दूसरी वेरिएबल के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमने यही एग्जांपल यहाँ पर फॉलो करते हैं कि हमारे यील्ड को इफेक्ट करने वाला फैक्टर खाली रेनफॉल नहीं है, सीड्स कैसे आपने डाले हैं, फर्टिलाइजर्स कौन से यूज किए हैं, टेम्परेचर क्या है, इन सभी चीजों पर आपका पैदावार डिपेंड करता है। तो इसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं कि हमारी पैदावार जो है यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, सीड्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम यील्ड की इसके प्रोडक्शन पर इन सभी चीजों के फैक्टर्स को, इनके इफेक्ट को इकट्ठा साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीपल कोरिलेशन। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन स्टडी करने से पहले हम कोरिलेशन की रेंज स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपका कोरिलेशन आर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। कहने का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन निकाला,
अब आप ये देखना चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं। कोरिलेशन आपको ये फैसिलिटी भी देता है, कितना अच्छा सा है ना। ठीक है, तो R की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, यानी कि R की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 के बीच में ही होती है। R की यदि कोरिलेशन की वैल्यू आपकी मतलब आ जाती है 1.767 समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर 100% गलत है। आपकी R की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। मान लो आ जाए -1.06, ये भी गलत है। ठीक है, अब ये क्यों गलत है, ये भी तो है ना कि क्यों, ऐसा क्यों है, ये चीजें हम डिग्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फर्स्ट है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि कोरिलेशन एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव, अब परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यदि आपके कोरिलेशन की वैल्यू आपका x और y में जो आपने रिलेशन स्टडी किया है उसकी वैल्यू -1 है, तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। वो 10% बढ़ रहा है, वो 10% कम हो रहा है, वो 50% बढ़ रहा है, वो 50% डाउन जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो जितना बढ़ रहा है वो उतना ही बढ़ रहा है, ना वो उससे 1% कम है, ना वो 1% ज्यादा है। दोनों में होने वाला चेंज जब सेम डायरेक्शन में और एग्जैक्टली बराबर है तो उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाई डिग्री। जितनी भी डिग्रीज हैं ये कोरिलेशन की, ये दोनों में ही स्टडी करते हैं हम, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। जब कोरिलेशन की वैल्यू -0.75 से -1 तक लाई करती है तो दोनों की वैल्यू में नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और वैल्यू R की वैल्यू -0.75 से -1 के बीच में लाई करती है, तो उसको नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन कहा जाता है। माना कि जैसे R की वैल्यू आपकी आ जाती है -0.8, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन एंड टेल द डिग्री। डिग्री का मतलब है कि आपको बताना है कि ये हाई डिग्री है, लो डिग्री है, मॉडरेट है, परफेक्ट है, तो आपको इस वैल्यू से पता चल जाता है। यदि R की वैल्यू -0.8 आ रही है तो वो कहां पर लाई करेगी, -0.7 से -1 के बीच में, यानी कि वो कैसा कोरिलेशन है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से यदि R की वैल्यू जो है 0.75 से 1 के बीच में लाई करती है तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन, यानी कि R की वैल्यू यदि प्लस आ जाती है। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, बाकी ये स्केल सेम रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव में। ठीक है, उसके बाद थर्ड है मॉडरेट कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन में हम कहते हैं कि जब R की वैल्यू आपकी 0.25 से 0.75, 0.25 से 0.75, दोनों ये सेम है, नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा
और पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा। अब यदि r की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद -0.25 से -0.75 के बीच में लाई करती है तो नेगेटिव मॉडरेट कॉरिलेशन है, और यदि प्लस है तो पॉजिटिव मॉडरेट कॉरिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है लो डिग्री। लो डिग्री की बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा रिश्ता है दोनों के बीच में, थोड़ा सा पिंच। तो यानी कि 0 से -2.5 के बीच में, 0 से 2.5 के बीच में यदि रिलेशन है तो उसको लो डिग्री कहेंगे। अब है एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन का मतलब क्या है? कोई रिश्ता ही नहीं है, तू अलग रास्ते में अपने अलग रास्ते, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। एक्स इधर मूव कर रहा है, वाई उधर मूव कर रहा है, एक्स जहां मर्जी जाए, वाई जहां मर्जी जाए, दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, यानी कि कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी इनके बीच में आपस में संबंध नहीं है, तो हम उसको कहेंगे एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कॉरिलेशन, यानी कि आर में सीधा आर लिख रही, ठीक है, कि हम जो आर की वैल्यू है उसको कैसे कैसे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर को स्टडी करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है आपका ग्राफिक मेथड। ग्राफिक में क्या है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायग्राम्स बनानी है, आपको फिगर दे बनानी है, उनके बीच की जो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है उसके बीच में आपने रिलेशन को स्टडी करना है, और ये है आपका एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, जो आपका ग्राफिक मेथड है इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, हम रैंडमली बिना किसी स्केल के, बिना किसी उसके एक्स और वाई की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, उनके डॉट्स को मिलाते हैं, प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यदि दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं पॉजिटिव है, यदि दोनों बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहे हैं प्लस पॉजिटिव है, यदि दोनों इकट्ठी से मूव कर रही हैं और लेकिन अलग अलग सा थोड़ा सा जा रहा है तो उसमें हम रिलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ में क्या होता है, हम एक्स और वाई दोनों की ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ की डायरेक्शंस से रिलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में आपको करनी पड़ती है कैलकुलेशंस। यहाँ पर आपको टेबल लर्न करनी पड़ती है। टेबल पता है ना, ये नहीं कि स्कूल में कितनी कुर्सियां कितनी मेज है। टेबल का मतलब क्या है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 10 है, 8 to the 10 होता है 16। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पर आपका सारा मैथमेटिकल का काम होता है। तो यहाँ पर है एक आपका मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, दूसरा है आपका रैंक कोरिलेशन, कि कोरिलेशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, और तीसरा मेथड है आपका कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफिक मेथड और स्टडी करेंगे, जो एल्जेब्रिक मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट है कि x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x और y की वैल्यूज से आपको इनमें रिलेशन स्टडी करना है। कुछ चीजें जो हैं वो हम ऑब्जर्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। दूसरा हमने देखा x में होने वाला चेंज जो है वो 10 का है, y में होने वाला थ्रू आउट चेंज 25 का है, यानी कि x और y में होने वाला चेंज कांस्टेंट है। यानी कि ये कैसा रिलेशन है, सबसे पहले हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि ये पॉजिटिव रिलेशन है। दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें लीनियर रिलेशन है। ठीक है ना,
तो एक बच्चों इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया हमें स्टेटमेंट देखकर भी हो जाता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं है। अब हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की कि दो वेरिएबल्स जो है ना हम उनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ यहाँ पर हमने लिया x को, यहाँ पर लिया y को। x की वैल्यू लाई करती है 10 to 60, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। y की वैल्यू वेरी करती है 150 तक, तो इसमें हम 25 का डिफरेंस ले लेंगे। अब हम x और y के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x 10, y 25, ये 20, ये 50, ये 30, ये 75, ये 40, ये 100, ये 50, ये 125, ये 60, ये 150। यदि हम इन सभी को मिलाते हैं तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। अब ये हमने पता कर ही लिया था कि इन दोनों में स्टेटमेंट से कि पॉजिटिव रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। यहाँ से भी हमने देखा कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट इस लाइन से बाहर नहीं है। तो स्कैटर डायग्राम में यदि कोई भी पॉइंट इन लाइन से बाहर नहीं है तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब इसी में ही यदि मान लीजिए ये आपके 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जो है ना वो थोड़े से लाइन से इधर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी लाइन इस पे पॉइंट्स इस पे आ रही है, थोड़े से इससे डाइवर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको फिर परफेक्ट नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे हाई डिग्री। तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम से हम रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। यदि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को आप उनका डायग्राम बना रहे हो और डायग्राम के पॉइंट्स जो है ना वो ऐसे आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट जो है ना वो एक दूसरे के साथ मूव नहीं कर रहा, हम इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते, तो हम यहाँ पर कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम से हम रिलेशन कैसा है दो वेरिएबल्स के बीच में इसको बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे ग्राफिक मेथड। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि आपको एक कॉमन चीज दी हुई है। कॉमन क्या है? ईयर, कि x और y की वैल्यू ईयर 90 में कितनी है? 91, 92, 93, 94 एंड 95। तो जब कोई भी एक कॉमन वैल्यू दी है और आपको उन कॉमन के बेस पर x और y का रिलेशन स्टडी करना है, तब वहां पर हम ग्राफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको x एक्सिस पर ले लेंगे। ईयर 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95। यहाँ पर हम लेंगे वैल्यूज ऑफ x एंड y। जरूरी नहीं है x y हो, डिमांड एंड प्राइस भी हो सकता है, सप्लाई एंड प्राइस भी हो सकता है, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन भी हो सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू देखो, क्या हमें यहाँ से कुछ पता चल रहा है? x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ तक बढ़ी, तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर x की वैल्यू कम हुई तो y की भी कम हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में होने वाला चेंज लगभग एक जैसा है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब देखिए x की और y की वैल्यू 40 से स्टार्ट होकर 64 तक लास्ट है, तो हम यहाँ पर एक ऐसे दो लाइंस डालते हैं। इन लाइंस को जैसे हम कई बार जिगजैग डाला होता है, कहीं पर ये लाइन, इनको किंक कहते हैं। किंक का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर इनको छोटा सा ब्रेक दे दिया, तो इससे नीचे वाली वैल्यूज को हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे, हम सीधा 40 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65। अब पहले हम x प्लॉट करेंगे, फिर हम y प्लॉट करेंगे, दोनों के ग्राफ की सिचुएशन को स्टडी कर लेंगे। 1990s में x की वैल्यू कितनी है? 46। 91 में कितनी है?
48, 92 में 58, 93 में भी 58, 94 में 64, 95 में 60, इनको हमने मिला देना है। यहां पर लिख देंगे ग्राफ ऑफ एक्स। अब इसी तरीके से हम वाई को प्लॉट कर लेंगे। 90s में कितनी है 40, 91 में कितनी है 42, 93 में 91 में 92 में 54, 93 में 55, 4 में 58 और इसमें 57। अब हम इसको भी मिला देंगे ऐसे ही। ये है ग्राफ ऑफ वाई। अब हमने यहाँ पर इसको एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज है उसी रिस्पेक्ट में y की वैल्यू में भी चेंज है। जहाँ पर x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, जहाँ पर x कम हो रहा है y भी कम हो रहा है, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कॉरिलेशन क्या होता है, कॉरिलेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, डिग्री कौन सी है। मेथड्स में आज हमने ग्राफिकल मेथड स्टडी किया, इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एल्जेब्रिक मेथड में सिर्फ एक मेथड कॉरिलेशन कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन का वो ही स्टडी कर पाएंगे। हैव अ नाइस डे।